हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने कंप्यूटर विषय का सबसे पहला जो टॉपिक था कंप्यूटर का उद्भव और विकास, उस पर हमने अपना क्लास प्रारंभ किया था और मैंने बताया था कि कंप्यूटर विषय को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर इसके पहले के वीडियो में कंप्यूटर का उद्भव पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को वापस लौटते हैं और आज हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर का विकास। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कर रखा गया है मुख्यतः 3 आधारों पर। ये 3 आधार कौन कौन है आप इसे देख सकते हैं। ये 3 आधार है आपका हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः आप देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं और इन 5 प्रकारों को आप पाएंगे क्या कि पीढ़ी कहा गया है। इन 5 प्रकारों को क्या कहा गया है, ये 5 जो प्रकार है इन्हें कहा गया है, इन्हें नाम दे रखा गया है पीढ़ी, अर्थात पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। वर्तमान समय में जिस कंप्यूटर का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी कि इन सारे कंप्यूटरों को पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर या तीसरी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया? इसका साधारण सा कारण ये था कि जो भी कंप्यूटर जिसे बाद की पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह पहली पीढ़ी की तुलना में वह ज़्यादा बेहतर थी, तकनीकी मामला में ज़्यादा बेहतर थी और तकनीकी मामला में ज़्यादा बेहतर थी और कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था प्रत्येक पीढ़ी में। इसी कारण से क्या कहा जाता है कि ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी या पीढ़ियों उन्हें क्या कर रखा गया, पीढ़ियों का नाम दे रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में कि हम लोग पीढ़ियों के अंतर्गत में क्या क्या जानना होता है और या हमारा एग्जामिनर जो होता है वह किस प्रकार के यहाँ प्रश्न बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे मैं आपसे सारांश एक बात पूछना चाहता हूँ कि कंप्यूटर किससे बना होता है। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कंप्यूटर जो होते हैं वो बने होते हैं हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से बना होता है। हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं? तो आप कहेंगे इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसर होता है और अंत में एक और चीज़ होता है, आप देखेंगे ये है मेमोरी। अब सॉफ्टवेयर में कौन कौन आएंगे? तो सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और दूसरा हो गया ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनसे दोनों से मिलकर बनता है हमारा कंप्यूटर। तो हम जब पीढ़ी पढ़ेंगे तो प्रत्येक पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने हैं वहाँ पे किस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया कंप्यूटर को बनाने में, हम उनके बारे में जानेंगे। चलिए तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। 5 पीढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम इसके समय को जान लेते हैं कि पहली पीढ़ी का समय क्या है। पहली पीढ़ी का समय है 1942 से 55, दूसरा है 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी 1964 से 75, चौथी पीढ़ी 1975 से 89 और 89 से 1989 से अब तक जो कंप्यूटर बने हैं इन्हें कहते हैं कि 5वीं पीढ़ी के। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, यहाँ पर पहली पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब बने हैं? तो आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय है ये 1942 से 55 के मध्य में जो कंप्यूटर बने उन्हीं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया, अर्थात यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया गया। और दूसरी पीढ़ी का समय क्या है? 1955 से 64, तीसरी का 1964 से 75, चौथी का 1975 से 79 और 5वीं पीढ़ी का समय है 1989 से अब तक जो कंप्यूटर बने हैं उन्हें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बना गया। अब मैंने आपको बताया था कि इन्हें पीढ़ियाँ नाम क्यों दे रखा गया या समय के रूप में से क्यों बांटा गया। तो याद क्या रखें कि यहाँ पर जो बाद की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे या कंप्यूटर बने वह पहले की पीढ़ी के अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा अच्छे थे। उनमें डेवलप हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था और साथ में विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसी कारण से क्या हुआ कि पिछली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो था कि वर्तमान समय में क्या था, प्रयोग ना के बराबर
प्रयोग जो था वो बहुत ही सीमित हो गया था, क्योंकि अब नई तकनीक आ चुकी थी, तो लोग जो थे वो किस प्रकार की तकनीक पे भरोसा करते हैं तो जो बेहतर होती है। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार चीज़ को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किस प्रकार के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पीढ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पहले दो से तीन चीज़ें बातें जानेंगे। हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, और दूसरा हम देखेंगे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया कंप्यूटर को बनाने में, और कुछ अन्य तथ्यों को भी हम शामिल करेंगे। जैसे पीढ़ियाँ हम पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को शामिल यहाँ पर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1942 से 55 पहली पीढ़ी का समय क्या है, 1942 से 55, अर्थात पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने 1942 से 55 के मध्य जो कंप्यूटर बने वो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार के हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा था। जैसे हम देखें कि इस पीढ़ी में किस प्रकार के हार्डवेयर बने उसको हम देखते हैं। जैसे इस पीढ़ी में बने कंप्यूटर में प्रोसेस करने वाले यंत्र के रूप में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। अब इसी निर्वात ट्यूब को अंग्रेजी में कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब, और वहाँ पर उस समय से वाल्व भी कहा जाता था, ये ध्यान में आप रखेंगे। साथ में हम देखेंगे प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ, तथा डाटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए स्टोरेज के लिए भंडारण या स्टोरेज दोनों एक ही चीज़ है, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, अर्थात सहायक। वर्तमान समय आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का या एसएसडी कार्ड का प्रयोग होता है, पर उस समय क्या किया गया, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, पेपर टैप का प्रयोग किया गया। अब उस समय जो सॉफ्टवेयर बने वो लो लेवल लैंग्वेज में प्रारंभ में, अर्थात 1942 के आसपास में, 1942, 43, 44 में प्रारंभ में क्या हुआ कि लो लेवल लैंग्वेज में, जिसे उस समय असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता था, उसमें बनते हुए आपको दिखेंगे क्या चीज़, सॉफ्टवेयर। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जा रहा था, क्या चीज़, सॉफ्टवेयर को बनाने में। 1942 से 55 के मध्य जो कंप्यूटर बने तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बने उनका जो कार्य था बहुत सीमित क्षेत्र। प्रारंभ में जब भी यहाँ पर जो भी कंप्यूटर बन रहे थे, इस पीढ़ी में जो भी कंप्यूटर बन रहे थे, उनका जो कार्य था बहुत ही सीमित था, अर्थात सीमित क्षेत्र में उनका कार्य लिया जा रहा था, इनका उपयोग किया जा रहा था। जैसे आप देखेंगे क्या कि साइंटिफिक रिसर्च या मिलिट्री काम तक ही इनका उपयोग किया जाता है इस प्रकार पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का। पर बाद में क्या होगा कि 1950 के बाद में क्या होगा कि थोड़ा तकनीक में सुधार हो जाएगा, तो क्या होगा कि अन्य प्रकार के कार्यों में भी कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि पहली पीढ़ी में बने कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटरों के बारे में। ENIAC दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर है ना, दुनिया का पहला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यूनिवैक व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध करवाया गया, पहला व्यापारिक कंप्यूटर से कह सकते हैं। और एक है IBM 650, ये याद रखें। तो पहली पीढ़ी में आप कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने वहाँ पर जो प्रोसेस करने की जो प्रोसेसर था उसकी प्रोसेस करने की गति को मिलीसेकंड में मापा गया। और वहीं पर हम बात कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज के बारे में आप सुनेंगे, आप तो आंसर में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो इसका विकास किसने किया, तो 1952 में डॉक्टर ग्रास हॉपर ने। आइए हम बात करते हैं कुछ और बातें, जैसे पहले जनरेशन कुछ और चीज़ें भी हमें जानना होगा, तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहली पीढ़ी कंप्यूटर जैसे बना ना, तो आपने देखा कि मैंने बताया कि जो 1942 से 50 के मध्य में क्या था कि जो भी कंप्यूटर बन रहे थे अभी जो भी कंप्यूटर बने थे 1942 से 50 के मध्य में, इनका जो प्रयोग था कि बहुत सीमित क्षेत्रों के लिए किया जा रहा था। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में इसका प्रयोग हो रहा था, या तो फिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मिलिट्री कामों में, बस इसका प्रयोग बहुत सीमित था। पर 1950 के बाद थोड़ा सा बदलाव आता है, और यहाँ पर क्या होता है कि अन्य कई क्षेत्रों में क्या था कि इसका कंप्यूटर का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ हो रहा था, पैरेलल प्रोसेसिंग में, रिकॉर्ड रखने में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी में बदलाव में फिर से स्पष्ट कर दूँ। पिछली पीढ़ी की तुलना में यहाँ अन्य प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग होगा, अन्य प्रकार क्योंकि तकनीक विकसित होती जाएगी और नए हार्डवेयर आते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि नए प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस भी डेवलप होता चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी भी क्या होगा, डेवलप होता चला जाएगा। आइए देखें, तो उसी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या हुआ, निर्वात ट्यूब की जगह अर्थात वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ कि अब जो कंप्यूटर बने वह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बने कंप्यूटर के अपेक्षाकृत हल्के थे, थोड़ा छोटे हो गए थे, और उनका जो था ना वो कम विद्युत खपत करने वाले थे। जैसे मैं पहली पीढ़ी में बात करूं तो वहाँ पे आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब का प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग हुआ। अब वैक्यूम ट्यूब के साथ परेशानी ये थी कि वहाँ पर क्या होता था कि जब उसको बिजली सप्लाई की जाती थी तो उसे गर्म होने में समय लगता था, और
जब वो बहुत ज़्यादा यदि उसको हीट हो गया तो इतना ज़्यादा हीट गर्म यदि हो गया तो वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था कि उसे ठंडा रखना बहुत ही आवश्यक होता था। इसी कारण से क्या होता था कि उसके लिए ना एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था कि कंप्यूटर चलाने में बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली का खर्च होता था। पर यहाँ पर सेमीकंडक्टर के वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो ये सारी जो मुश्किलें थी वो अब खत्म हो चुकी थी और कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया था, हल्के हो गए थे और साथ में बहुत ही कम विद्युत पे कंप्यूटर कार्य करने लगा था। आइए हम कुछ और बातें भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ आप देख सकते हैं कि इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा तथा डाटा और सॉफ्टवेयर बढ़ाने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए, आपको एग्जाम स्थान प्रश्न बनाएगा, बताइए कि मैग्नेटिक टेप का मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा सॉफ्टवेयर के भंडारण में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, या आपसे पूछ सकता है डाटा बनाने के लिए दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक डिस्क का, मैग्नेटिक टेप का, या आपको अलग अलग डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप सही उत्तर आपका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का। अर्थात दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार हो चुका था, जिसका कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। साथ में हम कुछ और बातें भी देखें, जैसे मैं कुछ बातें स्पष्ट करूं। वर्तमान समय में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में आप देखेंगे हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है और साथ में एसएसडी कार्ड का भी प्रयोग होते हुए दिखेंगे कंप्यूटरों में। आप प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में आप किसे देखेंगे, प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसे देखेंगे, तो आप पाएंगे रैम और रोम का प्रयोग वहाँ होता हुआ आपको दिखेगा वर्तमान समय के कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इससे आपको समय थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी कारण से मैंने आपको यहाँ पर बातें बताई। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जिसे सॉफ्टवेयर जो थे हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया था तथा नई प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कोबोल और फोर्ट्रॉन। पर ये जो बने कोबोल और फोर्ट्रॉन, ये अपने प्रारंभिक संस्करण में थे, या डेवलप नहीं थे। पर बाद में क्या होगा कि डेवलप होते चले जाएंगे और इसका प्रयोग किया जाएगा सॉफ्टवेयर को बनाने में। आइए बात करते हैं दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने ना, इसका जो है ना उद्योग और व्यवसाय जगत में इनका प्रयोग आरंभ हो गया था। अब हम कुछ इस दूसरी पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कंप्यूटर बने हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर नाम है क्या, देख लीजिए, IBM 1401, हनीवेल 200 CDC 1604। तो ये एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है जो दूसरी पीढ़ी में बनाया गया था। बात यहाँ करते हैं कि दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर था उसकी गणना को किसे मापा गया, तो आप कहेंगे क्या चीज़, माइक्रो सेकेंड में मापा गया। यहाँ एक ट्रांजिस्टर है और ये सेमीकंडक्टर है। तो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड पीढ़ी में किया जाने लगा था और सेमीकंडक्टर का प्रयोग, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर का निर्माण किससे होता है। तो यहाँ पर मैं यदि ऑप्शन दे दूँ कि बताइए कि निम्न से किससे इसका निर्माण होता है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये है लेड से बनता है, आयरन से बनता है, या मैं तीसरा ऑप्शन लिख दूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम, या हम चौथा ऑप्शन लिख दूँ कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, बनाए किससे जाते हैं, तो आप कहेंगे क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। देखिए, आपके एग्जामिनर के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि सेमीकंडक्टर किससे बनाया जाता है या ट्रांजिस्टर किसका बनाया जाता है। तो याद कर रखिए कि इस धातु का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन का प्रयोग किया जा सकता है, या जर्मेनियम का प्रयोग करके सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि जर्मेनियम का प्रयोग करके ट्रांजिस्टर वगैरह बनाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। सेकेंड पीढ़ी के अंदर में हमें क्या और चीज़ जाननी है, जैसे दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका उपयोग कहाँ पर हुआ। तो दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका उपयोग आप देखेंगे बिलिंग में, वेतन देने में भी इसका प्रयोग हुआ, पेरोल बनाने में भी इसका प्रयोग हुआ, इन्वेंट्री फाइल बनाने में, इन्वेंट्री मतलब वही होगा सामानों की सूची बनाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपयोग होना प्रारंभ हो गया था। अब हम कुछ बातें और करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में ही हो गया था, पर पहली पीढ़ी में इसका उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि यह ज़्यादा डेवलप नहीं था। बाद में दूसरी पीढ़ी का समय क्या था, तो ये समय था 55 से 64। तो इसी समय इसका प्रयोग किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था, बेल लेबोरेटरी के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ली और वाल्टर ब्रेटन ने। संभावना बहुत ही कम है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न पूछने का, क्योंकि 3 व्यक्ति मिलकर साथ में एक लेबोरेटरी भी जुड़ा हुआ, तो हमारा काम है ये प्रश्न पूछने का। हम पर ये पूछ सकता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे क्या चीज़, किस तत्व का एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है।
आइए हम बात करते हैं अब तीसरी पीढ़ी में। अब तीसरी पीढ़ी का समय क्या है, तो 1964 से 75। 1964 से 75। तो आइए देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। इसे हटा देता हूँ। समय आप याद रखेंगे 1964 से 75। आइए तीसरी पीढ़ी में हम देखते हैं कि किस प्रकार के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब लिखा हुआ कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप का प्रयोग हुआ, जिसका विकास जेएस किल्बी ने किया, जिससे कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो गया। अब आपसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछ सकता है, बताइए कि आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या होगा। तो याद क्या रखें, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। कुछ और बातें भी हम देखते हैं, जैसे इस पीढ़ी कंप्यूटर में पहले क्या हुआ, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, और बाद में क्या हुआ, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक आईसी चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक आईसी चिप होता था और उसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर उसी में बनाया जाना संभव हो सका। कुछ और बातें करते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग। तो तीसरी पीढ़ी में आपको मिलेगा रैम का प्रयोग हो, इसी समय रैम का आविष्कार हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है कंप्यूटरों में, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति बढ़ जाती है। प्रोसेस करने की जो क्षमता थी कंप्यूटर की वह बढ़ जाती है। साथ में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में अभी भी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता रहा। आगे कुछ और बातें करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रारंभ होता है। जो तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बने वहाँ पर इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का और माउस का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि अब तक कीबोर्ड और माउस का आविष्कार हो चुका था। कुछ और बातें जानते हैं। अब यहाँ पर क्या था, जो सॉफ्टवेयर बन रहे थे हाई लेवल लैंग्वेज बन रहे थे, और यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं बता दूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये PPL1, पास्कल, बेसिक, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनका विकास आपको तीसरी पीढ़ी में होता हुआ दिखेगा। और यहीं पर क्या होगा कि जब ये भाषाएं डेवलप हो जाएगी तो अब क्या होगा कि जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे, जैसे यहाँ रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। साथ में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में एक नया फीचर आ चुका था, ये था मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो ये सारे फीचर कब आए, तो ये तीसरी पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। अब इस पीढ़ी कंप्यूटर से प्रभाव क्या पड़ा कि अब इनका आकार थोड़ा छोटा हो गया था, जिस कारण से क्या था कि इसका उपयोग जो था व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से आरंभ हो गया था। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर बने हैं, जिसमें हम देख सकते हैं IBM सिस्टम का 360 और एक है NCR 395 और एक है बुरोग B6500। इसे याद रखें आप। संभावना कम है प्रश्न पूछने का, पर मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे आप क्या करें, कल्पना अच्छा से कर पाएँ। तो यहाँ कुछ और बातें करेंगे, जैसे कंप्यूटर की गणना। कंप्यूटर अब क्या कर रहा था, पहले तो हमने देखा कि नैनो सेकंड है, उसके बाद माइक्रो सेकंड में। अब यहाँ पर कंप्यूटर गणना किस में कर रहा है, गणना किसी मापा जा रहा है कंप्यूटर की, तो आप देखेंगे नैनो सेकंड में मापा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर की गणना जो थी नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। कुछ और बातें जैसे यहाँ पर हम करें कि 1965 में डेक द्वारा पहला व्यापारिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 अर्थात प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। देखिए ये जो डेक है ना, ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। 1965 में एक मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसका नाम था PDP-8, जिसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8। अब ये डेक का पूर्ण रूप होगा डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे हम देखते हैं, तो ये जो है ना, आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से दिखता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जब हमने तीसरी पीढ़ी पहला पीढ़ी जब पढ़ा था, तो हम वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट और कर दूं। जैसे तीसरी पीढ़ी में हमने पढ़ा था, देखिए आप ये ट्रांजिस्टर कुछ जो है ना इस प्रकार से दिखता है ना। ट्रांजिस्टर जो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये इस प्रकार से। और यदि मैं पहली पीढ़ी में जाऊँ, पहली पीढ़ी में, तो ये देखिए ये आपका निर्वात ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखता था। इसका आकार बहुत ही बड़ा हुआ करता था उस समय। यही कारण था कि कंप्यूटर ज़्यादा कार्यकुशल नहीं हो पाया था, बिजली खपत बहुत ही ज़्यादा थी। हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस तीसरी पीढ़ी में क्या चीज़ होता है कि तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बदले तो उनका उपयोग कहाँ हो गया। जो बने कंप्यूटर
तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, तो आप देखें कि इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका प्रयोग अब एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड में, बिलिंग में, मार्केट फॉरकास्टिंग में प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी का मैंने आपको पहले ही इसका पूर्ण रूप बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इससे प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताइए कि इसका निर्माण किसने किया, तो पूछेगा क्या, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखे होंगे कि 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा इसे विकसित किया गया था। देखिए इसका विकास 1958 में हो गया था, पर दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि यह ज़्यादा डेवलप नहीं था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया। और SSI और MSI मैंने आपको पहले ही बताया, इसका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। चलिए देखिए यहाँ पर आपको यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताइए कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा आईसी सर्किट का प्रयोग आईसी चिप का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कभी कभी आपको सिर्फ केवल जैक किल्बी का नाम देखने को मिलेगा, पर यदि हो सकता है कि आप एग्जामिनर स्मार्ट निकले और क्या करें कि इन दोनों का नाम ऐड कर लें। तो याद क्या रखिए, इन दोनों का नाम यदि एक स्थान पर आए बताइए आए तो क्या करेंगे, इन दोनों को आप सही मानेंगे क्योंकि इन दोनों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में क्या बदलाव आता है, चौथी पीढ़ी में किस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है, हम उसको देखते हैं। जैसे इस पीढ़ी में बने कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का अब बहुत साधारण है। इसके पहले की पीढ़ी में हमने देखा क्या चीज़, आईसी चिप का प्रयोग। अब यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में ही क्या प्रयोग होता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। अब इससे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में LSI आईसी चिप और VLSI, सॉरी इसमें थोड़ा हटा दूँ तो आप इसे ठीक से देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यह माइक्रो प्रोसेसर में LSI आईसी चिप और VLSI आईसी चिप का प्रयोग किया गया, जिससे माइक्रो प्रोसेसर की जो क्षमता थी में वृद्धि हो जाती है और माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हो सका। अब मैं आपको पहले तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूँ कि LSI का अर्थ क्या है। LSI का पूर्ण रूप होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ये है VLSI। इसका है, सॉरी मैं यहाँ लिख दूँ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आप इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे और आपसे एग्जामिनर हो सकता है इसका पूर्ण रूप ही पूछ ले। तो याद क्या रखिए, पहला तो याद रखें कि चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। अब आईसी चिप का प्रयोग नहीं हो रहा था, अब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा था। और प्रारंभ में जो माइक्रो प्रोसेसर बने वहाँ पर LSI चिप का प्रयोग किया गया, पर बाद में VLSI चिप का प्रयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर के बनाने में। इसका पूर्ण रूप आप याद रखेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यह है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी चिप। ध्यान रखें इस चीज़ को, इसे मैं हटा दूँ जरा। अब हम कुछ और बातें भी करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग अभी भी चौथी पीढ़ी में रैम का प्रयोग किया जाता रहा, जो तीसरी पीढ़ी से बेहतर थी, तथा सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में के लिए क्या हुआ, सेमी कंडक्टर मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सेमी कंडक्टर से ही क्या किया गया, ट्रांजिस्टर बने, हाँ ट्रांजिस्टर बने, आईसी चिप बने, ये इसी से बने। साथ में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग सेमीकंडक्टर से ही किया गया। पर अब क्या था कि जो स्टोरेज के डिवाइस थे उनमें भी क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाने लगा स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में के लिए क्या किया गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग प्रारंभ हुआ। और इसने जो ना तीसरी पीढ़ी में बने मैग्नेटिक टेप और डिस्क का स्थान लिया भंडारण के लिए। तो बस इतना ही याद आप रखेंगे। प्रश्न साधारण पूछेगा, बताइए कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो आप क्या कहेंगे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आइए हम देखें यहाँ कुछ और बातें भी, जैसे एप्पल कंपनी के द्वारा। तो एप्पल कंपनी के द्वारा मैंने आपको बताया था, जब उद्भव पड़ा तो मैंने बताया था कि एप्पल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था 1977 में 1977 में। अब इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे एप्पल 2। अब वर्तमान समय में एप्पल कंपनी कंप्यूटर बनाती है, आपको पता है। तो हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन वगैरह बनाती है। और माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँगा कंप्यूटरों में किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे जो एप्पल कंपनी ने बनाया है। और ये रहा आपका माइक्रो प्रोसेसर।
ये माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब कैबिनेट को आप सीपीयू, जिसे आप सीपीयू कहते हैं, उसे सीपीयू जिसे आप कहते हैं, आप उसका बॉक्स को जब ओपन करेंगे तो अंदर में आपको ये प्रोसेसर मिलेगा। इसे ही कहा था माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आप सीपीयू, वास्तविक में ये सीपीयू है ना कि वो, उसे बॉक्स कुछ उसका अलग नाम है। सीपीयू वास्तव में सीपीयू ये है, प्रोसेस करने का कार्य ये करता है। कंप्यूटर में जो गणना कार्य है जो है ये करता है। आइए हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी में हमें किन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। जैसे यहाँ कई बदलाव आते हैं, कंप्यूटर जब बन रहे हैं तो यहाँ पर कई तकनीकी विकास होगा और यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर अब विकसित होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, GUI के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। अब ये GUI का पूर्ण रूप से पूछ सकता है, साधारण ही पूछेगा, तो इसका है GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी तक क्या था, इसका विकास तो चौथी पीढ़ी में हुआ। कीबोर्ड और माउस का उपयोग कब प्रारंभ हो गया था, तो कीबोर्ड और माउस का प्रयोग तो आपने देखा था कि तीसरी पीढ़ी में ही हो गया था। ये कीबोर्ड और माउस का प्रयोग तो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग, इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा था। पर चौथी पीढ़ी में क्या हुआ कि देखिए, चौथी पीढ़ी में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में ना GUI के विकास हुआ। अब यहाँ पर कंप्यूटर का जो उपयोग था वो सरल हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। GUI है, इसका पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी तक, इसका निर्माण से पहले तक क्या था कि कंप्यूटर में जो भी निर्देश देना था, या तो आप क्या कर सकते थे, कीबोर्ड का प्रयोग करते थे कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, और इसके लिए क्या होता था कि प्रत्येक निर्देश को याद रखना आपको पड़ता था। पर इसके निर्माण से क्या हुआ कि कंप्यूटर में क्या किया गया, आइकन बताने से में आप देखेंगे कंप्यूटर को, तो आप देखेंगे क्या कि कंप्यूटर में जब विंडो लोड हो जाएगा तो आपको कई सारे आइकन देखने को मिलेगा, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन। और यहाँ पर माउस के प्रयोग से आप क्या करेंगे, इन सारे आइकन को क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसे एक्सेस कर सकते हैं। पर क्या था, तीसरी पीढ़ी तक में स्थिति क्या थी कि यहाँ पर केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही ना आप इन सारे फोल्डरों को खोल सकते थे। पर इसके निर्माण के पश्चात में क्या हुआ, आइकन बना दिए गए और शॉर्टकट एक तरह से उपलब्ध हो गया। अब इसको क्या होता है, माउस का प्रयोग करके बहुत आसानी से ही ना उस प्रोग्राम का हम लोग प्रयोग कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। और ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा MS DOS देखने को मिलेगा, MS विंडोज़, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, सब ये चौथी पीढ़ी में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और बात करते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में C भाषा का विकास, जिससे प्रोग्राम बनाना आसान हुआ। हमने देखा कई सारे हाई लेवल लैंग्वेज बन रहे थे, कोबाल हो गया था, फोर्ट्रॉन आ चुका था, लेकिन वहाँ पर ना सॉफ्टवेयर को बना पाना थोड़ा कठिन था। पर C भाषा के विकास से क्या हुआ कि अब नए प्रकार के जो सॉफ्टवेयर थे थोड़ा बनाना आसान हो गया था। ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का ही कमाल था कि हाई स्पीड वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन अरवेन, इसका विकास हुआ। लैन अरवेन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। इसे कहा जाता है इंट्रानेट और इसे कहा जाता है इंटरनेट। बन तो गया था, इन नेटवर्क का निर्माण तो हो गया था, पर इसका कार्य बहुत सीमित था। कार्य जो था, इसका एक्सेस बहुत सीमित लोगों के पास में थे। या तो सरकार इसका उपयोग कर पा रही थी, या तो मिलिट्री के लोग इसका इस्तेमाल केवल कर पा रहे थे। आम लोग इसका इस्तेमाल अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। पर पाँचवीं पीढ़ी में जब कंप्यूटर बनेंगे तो क्या होगा कि अब जो नेटवर्क तैयार होगा उसे कहा जाएगा क्या, इंटरनेट। और इंटरनेट का वास्तविक जो निर्माण था वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बाद बनने के बाद ही हो पाता है। और वहाँ पर क्या होगा कि आम लोगों के लिए इंटरनेट खोल दिया जाएगा। और अब जो लोग थे वो क्या करेंगे, इंटरनेट में जो भी जानकारी है, जो भी ज़रूरत है, अपने पूरा कर सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। आइए कुछ कंप्यूटरों के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार के चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर बने या उस समय के जो प्रसिद्ध कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं IBM का IBM PC XT और एक है एप्पल 2। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर जैसे माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, माइक्रो प्रोसेसर हमने देखा कि चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। इसका विकास किसने किया, तो M.E. हॉफ ने। इसे बनाया किसने था, M.E. हॉफ ने। पर मैंने बताया था इंटेल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या किया गया था, बनाया गया था। पर इसका विकास किसने किया था, M.E. हॉफ ने। तो इसे इस रूप में आप याद रखेंगे। आइए कुछ और बातें भी हम देख लें चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, तो उससे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। जैसे इस पीढ़ी में बने कंप्यूटर का उपयोग
पीढ़ी का बने कंप्यूटर का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग करने में किया जाने लगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफ़र होता है या व्यावसायिक उत्पादन जो होता है और व्यक्तिगत उपयोग जो था वो अब यहाँ पर जो चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने उनका उपयोग यहाँ पर किया जाने लगा। साथ में कुछ नोट डाउन करने वाली बातें हैं, जैसे मल्टीटास्किंग। हमने तीसरी पीढ़ी में देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग, अर्थात वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, कई सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। पर मल्टीटास्किंग क्या है कि एक ही समय में कई सारे काम कर पाएंगे। जैसे वर्ड में यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो गाना चला दिया, तो इस तरह के कई फीचर। तो इसका विकास कब हुआ? इस फीचर का चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में इस फीचर का विकास हो चुका था। साथ में सॉफ्टवेयर में जीयू का विकास हो गया था। अब क्या था कि केवल कीबोर्ड नहीं, इसके माउस के माध्यम से क्या था, आइकन को क्लिक करके हम क्या कर सकते थे, कंप्यूटर को निर्देश हम लोग दे सकते थे। साथ में इसमें जो कंप्यूटर बने उनकी गणना किस में अब की जाने लगी, पिकोसेकंड में। पहले कहाँ से शुरू किया था, नैनो सेकंड, उसके बाद हमने पहुँचा माइक्रो सेकंड, उसके बाद हमने देखा क्या चीज़, हमने देखा फिर ये है पहले तो पहली पीढ़ी में देखा मिली सेकेंड, उसके बाद हमने देखा माइक्रो सेकेंड, उसके बाद नैनो सेकेंड में, और उसके बाद अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बने उसकी गणना को पिको सेकेंड में मापा जाने लगा। इस क्रम को आप याद रखेंगे। मैं क्रम को फिर से लिखता हूँ। ये हो गया पहली पीढ़ी में जो तो कंप्यूटर बने उसे मिली सेकेंड में, उसकी गणना को मिली सेकेंड में मापा गया। दूसरी पीढ़ी में जो बने उन्हें माइक्रो सेकेंड में, और तीसरी में जो बने उसे नैनो सेकेंड में, और चौथी में जो बने उन्हें पिको सेकेंड में कंप्यूटर की गणना को मापा जाने लगा। आइए हम कुछ बातें और करते हैं चौथी पीढ़ी में। नहीं, अब हम पांचवी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रयोग किया गया या सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। वर्तमान के कंप्यूटर ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो आइए देखें क्या है पांचवी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI और SLSI से बने माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। देखिए यहाँ माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, पहली चौथी पीढ़ी में भी हो रहा था। पर यहाँ पर क्या हुआ कि ये ULSI और SLSI से बने माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर क्या हुआ, प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि इसके प्रयोग से अब माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाने लगा था। इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ सकता है, तो याद क्या रखेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप इसी रूप में याद रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी के रूप में आप जानते हैं रैम और रोम का प्रयोग हो रहा है एडवांस में कंप्यूटर में। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, CD DVD प्रारंभ में आए, और वर्तमान समय हार्ड डिस्क का क्या है SSD कार्ड वगैरह आप प्रयोग होते हुए दिखेगा। साथ में भी यहाँ पर देखिए क्या क्या और बदलाव आते हैं। तो क्या कई सारे बदलाव हैं, जैसे दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तेज बनाया गया। साथ में कुछ आज बात करेंगे कि नेटवर्किंग के फील्ड में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। ये किसके कारण संभव हो पाया, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के कारण। ये सारी जो सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं, इंटरनेट हो, ईमेल हो या वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसके कारण संभव हो पाया, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के कारण। और ये पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के कारण ही इनका निर्माण हो सका। ये बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अवधारणा का विकास कब हुआ, पांचवी पीढ़ी में हुआ। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने का प्रयास अभी चल रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्या हो, परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सकें। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ उदाहरण समझाता हूँ। वर्तमान समय में आप यूट्यूब का प्रयोग करते होंगे, आप वहाँ किसी वीडियो को आप सर्च करने के लिए क्या करते हैं, वर्ड टाइप करते हैं, तो आप देखते हैं क्या आपको सजेशन में कई सारे वीडियो देखने को मिलता है। या तो आप कई बार ऐसे होता है कि आप कई सारे सर्च करते हैं, तो उस सर्च के आधार पर क्या होता है कि यूट्यूब आपको क्या करता है, वीडियो आपको सजेस्ट करता है। तो ये क्या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है यहाँ बैठ के, नहीं, ये वहाँ पर जो उसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे सजेशन आपको वो उपलब्ध करवाता है। ये अपने प्रारंभिक दौर में है, पर उम्मीद है कि यह धीरे करके विकसित होती चली जाएगी। हर एक समय ऐसा आएगा कि यह स्वयं से निर्णय लेने में सक्षम होगा। आइए हम देखें कि पांचवी पीढ़ी में और क्या बदलाव आते हुए दिखेंगे कंप्यूटर में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या होंगे कि पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, इन सारों का निर्माण हुआ। और इसने क्या किया, कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया। आम व्यक्ति भी क्या है, कंप्यूटर को भली भांति जानता है। कई लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं अब, और लगभग आप देख सकते हैं कि इंटरनेट के विकास के पश्चात में ही
इसने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, हार्ड कॉपी के स्थान पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग जब से होना प्रारंभ हुआ है, जिसने हमारा कार्य की गति को भी बढ़ा दिया है, साथ में हमारे डाटा के स्टोरेज को, क्षमता को भी बढ़ा दिया है इन सारे 5 जनरेशन कंप्यूटर ने। कुछ और बातें हम भी जानें, जैसे नोट डाउन में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से स्टोरेज क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क से देख सकते हैं, इसमें यहाँ क्या किया गया है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग से क्या हुआ है, उसकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। अब उपयोग कहाँ हो रहा है बताइए, कंप्यूटर में जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इंटरनेट। वैसे तो कई व्यावसायिक स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है, एजुकेशन में प्रयोग हो रहा है, व्यावसायिक स्तर पे इसका तो प्रयोग हो ही रहा था, एजुकेशन भी इसका प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, पर साथ में इंटरनेट में और मल्टीमीडिया, इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग अब अब हमें देखने को मिलता है, इन क्षेत्रों में भी प्रयोग हो रहा है। आइए हम कुछ और बात कर लें 5वीं पीढ़ी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। वर्तमान समय का माइक्रो कंप्यूटर है जो बना हुआ किससे, ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अब तो इसका प्रयोग हो रहा है ना, SLSI का प्रयोग, मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात करोड़ों IC चिप का प्रयोग किया जा रहा है इसे बनाने में। वर्तमान समय कंप्यूटर के बारे में मैं बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही अत्यधिक गति से कार्य कर सकती है, क्षमता बहुत ही ज़्यादा है इसकी स्टोरेज की, वर्सटाइल है, कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, साथ में तार्किक गणनाएँ भी कर सकता है। तो ये कई सारे फीचर के साथ में आज जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो कई सारे फीचर से युक्त हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर का जनरेशन। हमने इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का विकास पढ़ना प्रारंभ किया, और हमने सबसे पहले हम देखा कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कर रखा गया मुख्यतः 3 आधारों का प्रयोग करते हुए, और 3 आधार थे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा था हमारा कार्य पद्धति के आधार पर, और चौथा था आकार और कार्य के आधार पर। तो हमने यहाँ पर देख लिया है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगली कक्षाओं में मैं यहाँ बात करूँगा अन्य 2 आधारों के बारे में, और वो अन्य 2 आधार हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे से परिचित करवा देता हूँ। जैसे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन है, तो एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल, और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5, मुख्यतः 5 प्रकार के। पहला कौन हो गया, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीनों M से शुरू हो रहा है, चौथा आपका हो गया सुपर कंप्यूटर, और 5वां जो भविष्य का कंप्यूटर कहा जाता है जैसे क्वांटम कंप्यूटर। तो अगली कक्षा में हम लोग इसके 2 अन्य आधार के बारे में जानेंगे, और वहाँ पर हम इसे विस्तारपूर्वक पढ़ने के बाद ये टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आपको बनते हैं, या पिछले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इसे मैं आपको परिचित करवा दूँगा। तो अंत में आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।